जी, लास्ट लेक्चर है, इसमें वो हमें कहता है कि अगर एक प्रेग्नेंट लेडी आए और उसमें फ्रैक्चर ऑफ फीमर भी हो, ठीक है? और डेथ हुई है आफ्टर 5 डेज़ ऑफ डिलीवरी। मोस्ट लाइकली कॉज़ क्या है? फैट एम्बोलिज़्म। अब उसके हवाले से ये समझाता है कि भाई देखो, 2 चीज़ें हो सकती हैं, एमनियोटिक एम्बोलिज़्म भी हो सकता है, फैट एम्बोलिज़्म भी हो सकता है। जो प्रेग्नेंट लेडी है ना, अगर तो उसके ड्यूरिंग डिलीवरी मतलब एक्यूटली हो गया, अभी डिलीवरी हो रही थी, प्रोलॉन्ग्ड लेबर था या डिलीवरी के फ़ौरन बाद उसको एम्बोलिज़्म हुआ है, तो ऐसे में आपने कहना है एमनियोटिक है। लेकिन अगर 12 घंटे से 72 घंटों के बाद वो कह रहे हैं कि एम्बोलिज़्म हुआ है, जिस तरह के इस केस में 5 दिनों के बाद हुआ है, तो ऐसे में और साथ में फ्रैक्चर की हिस्ट्री भी है, तो ऐसे केस में आपने कहना है कि ये फैट एम्बोलिज़्म है। ये वाला रूल सिर्फ़ कब अप्लाई होगा जब दोनों चीज़ें साथ होगी कि फ्रैक्चर भी होगा उनको और साथ में प्रोलॉन्ग्ड लेबर या प्रेगनेंसी भी होगी, तो ऐसे में आपने ये वाला फ़ॉर्मूला अप्लाई करना है। सही है? अपने पास आ गया सबसे पहले कि फैट एम्बोलिज्म सिम्टम्स 12 घंटों के बाद अपीयर होगी। प्रेग्नेंट लेडी है, थर्ड ट्राइमेस्टर पे आई है और उसको आरटीए भी है, साथ में फेमरल हेड का फ्रैक्चर भी है। तो काज ऑफ हर सडन डेथ, जो सडन डेथ का काज है वो है एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, ठीक है ना? लेकिन अगर वही 12 घंटों के बाद कहता हमें, तब हम आंसर लगाते फैट एम्बोलिज्म। एक प्रेग्नेंट लेडी है, वो उसको ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर पेन है। अब देखो, इसको ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर पेन है, सी सेक्शन हुआ है, तो ऐसे में क्या एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म है। 23 वीक्स की प्रेग्नेंट वुमेन है, आरटीए से उसकी डेथ हो गई है रोड ट्रैफिक से, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे फोर्टुइशियस डेथ, मतलब कि अनइंटेंडेड, नागहानी अब जो होती है ना, अचानक से मौत हो जाती है, तो इसमें वो ना प्रेगनेंसी का रिस्क तो किसी की भी हो सकती थी, तो इसलिए। अच्छा, 30 साल का एक 30 वीक्स पे प्रेग्नेंट फीमेल आई है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, 5 दिन बाद डेथ होगी उसकी, तो काज क्या है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। स्पेसिफाई नहीं पूछा मुझे। अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की से डेथ हो प्रेग्नेंट लेडी की, और वो ये ना मेंशन करे कि उसको प्रोलॉन्ग लेबर हुआ या ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर था या डिलीवरी में कोई मसला है या ऐसा कुछ ना करे या फ्रैक्चर की भी ना बताए, तो आपको पता है प्रेगनेंसी इटसेल्फ एक हाइपरकोगुलेबल स्टेट है और उसमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकते हैं, डीवीटी हो सकता है ना? तो ये तीनों चीजें अपने लेके चलनी है प्रेगनेंसी में। देखो, थ्रोम्बो डीवीटी की वजह से भी हो सकता है, अगर साथ में फ्रैक्चर हो जाए तो फैट एम्बोलिज्म भी हो सकता है, प्रोलॉन्ग लेबर हो तो एमनियोटिक भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको की पॉइंट्स ढूंढने हैं। अगर वो कह देता है कि प्रोलॉन्ग लेबर है, ऐसी भी बात कहते हैं प्रोलॉन्ग लेबर था, तब उसको हुआ सांस का मसला, तब ये एमनियोटिक है। अगर साथ में फ्रैक्चर भी कह देते हैं और कहते हैं कि प्रेगनेंसी थी और 12 डिलीवरी के 12 घंटे बाद मसला हुआ है, फ्रैक्चर के इतने से बाद हुआ, तब वो क्या है? फैट। और अगर वो कुछ भी जिक्र नहीं करता, सिंपली कहता है कि प्रेगनेंसी थी और ना उसमें कोई मसला आया, ना प्रोलॉन्ग लेबर हुआ या ना कुछ ऐसा बताते हैं, सिंपली कहते हैं प्रेगनेंसी थी, उसको भी मसला बन गया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह, तो आपने डीबीटी सोचना। अच्छा, फिर अपने पास आ गया एक यंग मेल है, उसको आरटीए हुआ, फीमेल का फ्रैक्चर हुआ, तो इसमें फैट एम्बोलिज्म होगा। ये देखें यार, मैंने एक गलती मिस्टेक कर दी थी, मैं वो क्लेरिफाई करूँ एक मिनट। हम लोगों ने ना यहाँ पीछे देखा था एम्बोलिज्म वाले में, ये इधर, यहाँ यहाँ मैंने आपको समझाया था कि मैंने कहा था कि देखो ना, उसको आरटी हुआ है, फीमेल का फ्रैक्चर हुआ है, ये नहीं था, ये वाला था। 38 ईयर ओल्ड था, आरटी का फ्रैक्चर हुआ है, उसको मल्टीपल एरियाज ऑफ इंफाक्शन मिले हैं, तो कौन सा बनता है? फैट एम्बोलिज्म। यहाँ मैंने ये समझाया था कि यार देखो, एम्बोलाई जो है वो वेन्स में जाएगा, वेन से कहाँ जाएगा? वो राइट साइड पे, और वहां से पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा। पल्मोनरी आर्टरीज को वो क्रॉस नहीं कर पाता, मोस्टली एम्बोलाई ऐसा नहीं कर पाते। अ, कब कर पाते हैं? मैंने आपको कुछ रीजन बताई थी कि अगर उसको वीएसडी हो, एएसडी हो, तो ऐसे केसेस में अगर उसे एम्बोलाई का आर्teriयल सर्कुलेशन में जाना चाहते हैं ना, तो उसको इन ये रास्ता चाहिए, ऐसा ना, तो इसको कहते हैं पैराडॉक्सिकल एम्बोलाई, सही है, थ्रोम्बो एम्बोलाई। लेकिन जो फैट एम्बोलिज्म है ना, फैट एम्बोलिज्म ये ना कुछ कुछ छोटे छोटे फैट पार्टिकल्स कैपिलरी से गुजर सकते हैं और जाके ना ब्रेन के अंदर मल्टीपल माइक्रो इन्फार्क्ट्स करवा सकते हैं, माइक्रो इन्फार्क्ट्स। ये इसके साथ एक एसोसिएशन है, मतलब माइक्रो इन्फार्क्ट, तो उसमें फिर फैट एम्बोलिज्म पे जा सकते हैं, उसको इन दस्तों की जरूरत नहीं है। मैंने वैसे ये भी बताया था कि वो खुद भी गुजर सकता है अगर उसका लोड ज्यादा हो, तो जी हाँ,
जो फैट एम्बोलिज्म्स है ना वो क्रॉस कर सकते हैं और मतलब उनके साथ ये चीज पाई जाती है। सही है। हम लोगों ने यहाँ से जिसका आगे कंटिन्यू करना है, तो यहाँ भी वही सिनेरियो है। देखें, एक यंग बंदा है, आरटी हुआ है, फीमर का फ्रैक्चर हुआ है और 5 दिन बाद डेथ हुई। टॉपसी पे ना सेरिब्रल फटीग ही मिले हैं, मतलब माइक्रो इन्फार्क्ट्स मिले हैं सेरिब्रल, तो वो फैट एम्बोलिज्म काज करवाता है। वैसे भी उसको है भी फीमर का फ्रैक्चर। आफ्टर 5 years ऑफ फीमर फ्रैक्चर, पेशेंट डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ फैट एम्बोलिज्म। ठीक है। 45 साल का बंदा है, इमरजेंसी में आया, पेल्विक बोन का फ्रैक्चर है, शॉक में चला गया। अब क्यों चला गया आपको पता है? 2 लीटर से 2.5 लीटर तक खून लो इंटरनल ब्लीडिंग होती है पेल्विक बोन फ्रैक्चर में। मोस्ट कॉमन काज ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज इम्बोलाइजेशन। अच्छा देखो, मोस्ट कॉमन काज ऑफ डीवीटी, जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का मोस्ट कॉमन काज क्या है? डीवीटी है। और डीवीटी का मोस्ट कॉमन काज क्या है? इमोबिलाइजेशन। सही है। तो हमारे पास आ गया वीनस थ्रोम्बोसिस, मतलब डीवीटी का मोस्ट कॉमन काज क्या है? प्रोलॉन्ग्ड इम्बोलाइजेशन। और एक्वायर्ड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर मोस्ट कॉमन कौन सा है? जो है एपीएलएस। एपीएलएस, इसमें प्रेजेंटेशन क्या होगी कि रिकरेंट एबॉर्शंस हो रहे होंगे। ये प्रेजेंटेशन होगी, साथ में डीवीटी वगैरह भी हो जाएगा, तो फिर तो आपको डायग्नोसिस करना आसान हो जाएगा। और इनहेरिटेड थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर का मोस्ट कॉमन काज क्या है? ये है फैक्टर वी लेडन। फैक्टर वी लेडन क्या है यार? ये एक तो पहले तो आपको पता है इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, तो उसमें जो फैक्टर वी है ना हमारा क्लोटिंग फैक्टर, वो सही नहीं बनता, वो खराब बनता है, उसको हम कहते हैं फैक्टर वी लेडन। और ये ज्यादा एक्टिव होता है। ज्यादा एक्टिव होने का मतलब ये है कि ये जल्दी ज्यादा क्लोटिंग करवाते हैं, एज अ रिजल्ट हाइपरकोगुलेबल स्टेट काज करते हैं। अपने पास आएगा, ये हेमाटोलॉजी में मजीद डिस्कस करेंगे। फिर अपने पास आएगा अब फीमेल है, वो ओसीपीज ले रही है। हाँ, ये रह गया। ओसीपीज जो है ना वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म काज करवाते हैं। जो ओसीपीज के अंदर खासतौर पे एस्ट्रोजन है ना, एस्ट्रोजन थ्रोम्बोएम्बोलिज्म काज करवाते हैं। इसी वजह से प्रेगनेंसी में क्यों रिस्क ज्यादा है आपका डीवीटीज का या फिर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का? उसकी वजह ये है कि प्रेगनेंसी में हाईएस्ट एस्ट्रोजन स्टेट जो है हमारे पास जो पाया जाता है वो प्रेगनेंसी में पाया जाता है ना। और जो एस्ट्रोजन है ये क्लोटिंग फैक्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा करवा देता है, और जो जो एंटीकोगुलेंट्स नॉर्मली प्रोड्यूस करते हैं बॉडी उसकी कम करवा देता है। तो ओवरऑल हाइपोकोगुलेबल स्टेट काज करवाते हैं। सही है। तो इस वजह से प्रेगनेंसी में भी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क होता है। अब ओसीपी यूज कर रहे हैं तो उसको क्या हो सकता है कॉम्प्लिकेशन? पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। वैसे बेसिकली डीवीटी हो सकता है और उससे फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दे रहे हैं तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है। एस्ट्रोजन क्या करता है? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। एस्ट्रोजन कंटेनिंग ओसीपीज, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमेन्स में देते हैं। वैसे ये अब इतनी यूज नहीं होती। आपको पता है कि जिसके हम लोग ओवरीज वगैरह निकाल दें, स्टेक्टमी कर दें, मेनोपॉज हो जाए ना, तो उनमें एस्ट्रोजन ऑस्टियोपोरोसिस से बचाने के लिए एस्ट्रोजन जो है वो ओसीपी वो बोन्स के लिए प्रोटेक्टिव होता है ना, तो ये यूज होता था। लेकिन मेरा ख्याल है अब इसकी जगह न्यूरो ड्रग्स आ गई हैं क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी थे। तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म काज करवाते हैं। एस्ट्रोजन थेरेपी पोस्ट मेनोपॉज़ल सिम्टम्स में थ्रोम्बोएम्बोलिज्म काज करवाती है। अच्छा, फीमेल है, ओसीपीज ले रही है तो डीवीटी का रिस्क ज्यादा, डीवीटी का रिस्क ज्यादा, ये तो हो गया। अब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन क्या है ओसीपीज की? ये हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक अटैक, रिसेंट हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक अटैक, दोबारा तो नहीं अटैक कराना ना। मोस्ट लाइकली टू बी जेनेटिक काज ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। यहाँ वैसे ना आपने क्या पढ़ा है कि जेनेटिक काज कौन सा है, कंजेनिटल काज मोस्ट कॉमन कौन सा है? फैक्टर वी लेडन, ऐसे ही है। तो वो बात ठीक है, लेकिन मे बी वो ऑप्शन में ना हो। तो होमोसिस्टिन्यूरिया वैसे एक रेयर है जेनेटिक काज, और इसमें होता सिंपली बस ये है कि आपका ना एक एंजाइम, बस यूं समझ लें कि होमोसिस्टीन में कन्वर्ट होना होता है सिस्टाटियोनिन में, ठीक है। और उसके लिए एक एंजाइम चाहिए होता है। हम अब फिलहाल जेनेटिक में नहीं जाते हैं, तो उस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है इस बंदे में, एज ए रिजल्ट होमोसिस्टीन का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। और वो ब्लड में भी ज़्यादा होता है और यूरिन में भी ज़्यादा आता है। एज ए रिजल्ट बीमारी का नाम है होमोसिस्टीन यूरिया। ठीक है। अब इसमें बीमारी में होता क्या है? बीमारी में प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ आपको वैसे ही, कि जो होमोसिस्टीन है ना ये वेसल्स के लिए इरिटेटिव होता है, तो एज ए रिजल्ट वहाँ वेसल्स में थ्रोम्बोसिस होता है।
सेकेंडली ये है कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ना हमारा, उसके लिए भी अच्छा नहीं है, उसको भी तंग कर रखता है। तो मार्फनोइड फीचर्स खास करवाते हैं, मार्फिन की तरह के। मार्फिन जब हमने डिस्कस करेंगे वो समझ आ जाएगी। एक्टोपिया लेंटिस भी काज करवाता है, ये भी मार्फिन का फीचर है। उसके अलावा कि हम लोग ये डिस्कस करके तो आए हैं कार्डियोलॉजी में, तो मार्फिनोइड फीचर्स काज करवाते हैं। ट्रिपल लेंटिस भी कराते हैं, और स्केलेटल जो इश्यूज आते हैं वो भी काज करवाते हैं। मोस्ट कॉमन acquired deficiency causing thrombosis is APLS. A young married female presented with history of recurrent abortions, DVT, APLS. Most common cause of DVT, embolization. DVT, most common complication क्या है? Emboli, वो भी pulmonary emboli, mostly by DVT. In DVT, the emboli first get lodged in pulmonary artery. DVT में pulmonary artery उसकी branches, prolonged embolization. DVT में prolonged embolization, DVT वो देखो कहते हैं 35 साल की वुमेन है, बेड रेस्ट पे थी, सडनली क्या हुआ, उसको पेनफुल स्वेलिंग हो। आपको डीवीटी की प्रेजेंटेशन में पता है ना कि पेनफुल स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, एरिजीमा होता है, तो ये प्रेजेंटेशन होती है। और यूनिलैटरल होता है, मोस्टली एक टांग इन्वॉल्व हो रही होगी। अच्छा, अब प्रेग्नेंट वुमेन बेड रेस्ट पे, पेनफुल स्वेलिंग, राइट लेग में, डीवीटी। वीनस थ्रोम्बोसिस, 8 साल का फीमेल है, लेग वेन आफ्टर एब्डोमिनल, मेजर एब्डोमिनल ऑपरेशन भी हुआ है। तो ऑपरेशन के बाद वैसे ही तो एक तो हाइपोगैग्लिबल स्टेट हो जाता है, सेकेंडली स्टेसिस भी, मतलब बेड रेस्ट करते हैं ना ऑपरेशन के बाद, तो दोनों चीजें हाइपोगैग्लिबल स्टेट और स्टेसिस ये पैथोफिजियोलॉजी काज कर सकती हैं। वही चीज है कि ऑपरेशन हुआ है, मेजर एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, तो उसके बाद एक तो वो हाइपोगैग्लिबल स्टेट भी है, दूसरा स्टेसिस भी है। डीवीटी में लेप्रोटमी हुई है, तो उसमें भी वही दोनों चीजें हैं। एक 32 साल की औरत है, G4 पैरा 2, फिर 2 वीक्स पे आई है, और हिस्ट्री ऑफ राइट लेग स्वेलिंग हो रही है 3 दिनों से। तो डीवीटी कंफर्म हो गई है। रिस्पॉन्सिबल क्या है? देखो भाई, जो प्रेगनेंसी है वो खुद भी हाइपोगैग्लिबल स्टेट है, एक बात ये। सेकेंडली, अगर स्टेसिस रिस्पॉन्सिबल फॉर थ्रोम्बोएम्बोलिसिस, तो मेजरली वैसे यहाँ वही है कि अपने पास प्रेगनेंसी, यहाँ वीनस स्टेसिस लिखा हुआ है, तो वो भी ठीक है। वीनस स्टेसिस इस तरह कि अगर बेड रेस्ट है, बेड रेस्ट होगा तो आपकी मसल्स नहीं काम करते, तो वो जो पंप नहीं होता वेन्स में से ना ब्लड ऊपर को, वीनस स्टेसिस होती है। खैर, रिगार्डिंग सुपरफिशियल, वैसे आई गेस यहाँ हाइपर कोएगुलेबल स्टेट ज्यादा बेहतर आंसर है, क्योंकि उसने हमें कोई भी ऐसी ऐसी बात नहीं लिखी कि वो बेड रेस्ट पे है, पता नहीं। अच्छा, रिगार्डिंग सुपरफिशियल वीनस थ्रोम्बोसिस विच इज ट्रू, तो सिफिलिस वीनस सिस्टम ज्यादा इन्वॉल्व होता है अगर सुपरफिशियल वीनस थ्रोम्बोसिस की बात की जाए। 60 साल की 60 साल की ओल्ड बंदे 1200 फीट पे रहते हैं, ठीक है, और एमआई की हिस्ट्री भी है, बाइलेटरल लोअर लिम्ब स्वेलिंग है, ब्लूइश अपीयरेंस है, एचबी भी सही है, तो मोस्ट लाइकली काज ऑफ दिस इज वीनस थ्रोम्बोसिस। नहीं यार, देखो, बंदा एक बाबा जी को इतनी हाइट पे पॉलीसाइथीमिया होगा। पॉलीसाइथीमिया में मैं आपको बताता रहा हूँ कि उसमें खून फंस फंस के गुजरता है, एज ए रिजल्ट खून का फ्लो अच्छा नहीं होता, और उसमें उसकी वजह से ना साइनोसिस वगैरह होना, पेरिफेरल्स की सप्लाई अच्छी ना होना, वो कॉमन है। और दूसरा, बाबा जी को एमआई भी हुआ है, ठीक है, तो ऐसे में राइट हार्ट फेलियर डेवलप होना कोई मुश्किल बात, कोई अजीब बात नहीं है। पुल्मोनरी हाइपरटेंशन भी हो सकता है, वही कंजेशन की वजह से, क्योंकि आपको राइट हार्ट में इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि कोई साइंस नहीं उन्होंने बताया इस सांस के मसले के ना, क्योंकि लेफ्ट हार्ट में वो होते हैं पुल्मोनरी एडिमा वगैरह, वो नहीं बताए हुए। तो बेसिकली बात करने का मकसद ये है कि हार्ट फेलियर है, उसकी वजह से बायलैटरल एडिमा हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, और इन्होंने ये भी तो कोई नहीं बताया ना कि उसको उनको पेन हो, उनको टेंडरनेस हो, कोई ऐसा मसला भी तो नहीं बताया। तो इस वजह से मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये डीवीटी मुश्किल है, दोनों टांगों का डीवीटी एट अ टाइम। जब चलो, फ्लीबोथ्रोम्बोसिस, फ्लीबो कहते हैं वेन्स को, तो ये वेनस सिस्टम से इन्वॉल्व है, फ्लीबो वैसी वेन्स को कहते हैं। आगे हमारे पास आ गया कि व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर पैथोजेनेसिस ऑफ थ्रोम्बोसिस, एंडोथेलियल इंजरी। एंडोथेलियल इंजरी होगी, वहाँ थ्रोम्बोसिस बन सकते हैं। एंडोथेलियल इंजरी मोस्ट कॉमन काज ऑफ इन्फेक्शन थ्रोम्बोसिस, ठीक है। कोरोनरी ओक्लूजन में थ्रोम्बोसिस होती है, आपको पता है एमआई में मोस्ट कॉमनली थ्रोम्बोसिस होती है, वैसे भी डायबिटिक भी पेशेंट है।
A man presented with headache, fruncle on tip of nose. अब स्वेलिंग ऑफ आई है, रेडनेस है, हाई फीवर है, इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर है, ये सारे क्यूवेनस साइनस थ्रोम्बोसिस के साइन है। क्यों? देखो जो फ्रंकल ऑन टिप ऑफ नोज है ना, ये डेंजर एरिया ऑफ फेस है। डेंजर ऑफ फेस क्या होती है कि जो अगर ये नाक है और ये अगर होंठ है ना, तो इधर से लेके अपर लिप तक, आप कह लो कि कहाँ से लेके गुबरनैकुलम से कह लो, गुबरनैकुलम कह लो, या फिर क्या कहते हैं इसे, नाक के ऊपर से लेके ना अपर लिप के तक, ये सारा एरिया ऑफ डेंजर एरिया ऑफ फेस है। और यहाँ पे अगर फ्रंकल वगैरह बने तो वो ड्रेन कर सकता है वहां से बैक्टीरिया, किधर? कैवर्नस साइनस में। और कैवर्नस साइनस में चला जाए तो वहाँ थ्रोम्बोसिस काज करवा सकता है। और कैवर्नस साइनस की थ्रोम्बोसिस हो जाए तो आपको पता है उसमें इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज हो सकता है। और क्योंकि जो कैवर्नस साइनस है उसी में ऑर्बिटल वेन्स भी ड्रेन कर रही होती है, तो वो भी सही से उनकी कंजेशन होगी, तो आंखों की स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, फीवर, इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो रहा है उसे। Which findings are suggestive of bad prognosis in acute renal transplant rejection, vasculitis and thrombosis? तो सिंपल सी बात ही है। वैसे तो अगर आपने रीनल ट्रांसप्लांट किया है तो अगर वेसल्स जो उनकी वेस्कुलाइटिस शुरू हो गया, थ्रोम्बोसिस स्टार्ट हो गया, तो इस्कीमिया हो जाएगा उस ऑर्गन का। तो ये पुअर प्रोग्नोसिस का साइन है। अस 50 ईयर ओल्ड मैन प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, वही बात आ गई। मोस्ट सुटेबल थ्रोम्बोलिटिक एजेंट यूज्ड इन एमआई इज स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक थ्रोम्बोलिटिक एजेंट है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना वहाँ पे ये यूज होता है कॉमनली। वैसे तो आपको पता है कि अगर बंदा जल्दी आ जाए 90 मिनट्स, या फिर एक टाइम होता है 120 मिनट्स, इसके अंदर अंदर आ जाए तो हम लोग फौरन उसकी पीसीआई कर देते हैं ना, परक्यूटेनियस इंटरवेंशन कर देते हैं उसमें, मतलब स्टंट्स डाल देते हैं जो भी पॉसिबल हो। अगर लेट हो जाए तब ऐसे में फिर हम लोग थ्रोम्बोलिटिक्स देते हैं। उनमें हमारे पास स्ट्रेप्टोकाइनेज भी हैं, और दूसरे आपको वो एल्टीप्लेज और उनका भी आपको आइडिया होगा। लेकिन वैसे अगर सही बताऊँ ना, आपको जो प्रॉपर गाइडलाइंस है, जो न्यू गाइडलाइंस है, उनके हिसाब से ना स्ट्रेप्टोकाइनेज नहीं देनी चाहिए आपको, एल्टीप्लेज वगैरह देनी चाहिए, टेक्टिप्लेज देनी चाहिए, टेन टेन टेनेक्टिप्लेज देनी चाहिए। तो लेकिन ये है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज है वो सस्ती होती है, काफ़ी चीपर होती है उनकी निस्बत। सेकेंडली ये है कि बस जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ यही चलती है ज़्यादा। तो हमारे हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से ये आंसर ठीक है, सही है। अदरवाइज आपको पता है ये इनफैक्ट ये रिएक्शंस भी, एलर्जिक रिएक्शंस भी काज करवा सकती है, और इसका एक पीरियड भी होता है कि आप उसको ना दोबारा यूज नहीं कर सकते खास पीरियड तक। गैस हैविंग मैक्सिमम डिफ्यूजन कैपेसिटी इन बॉडी CO2। अच्छा, डिफ्यूजन कैपेसिटी क्या होती है? डिफ्यूजन कैपेसिटी तो आपको पता है कि लाइक हमारे पास एल्वियोलाई है, और यहाँ हमारे पास ये कैपिलरीज रन कर रही है, आरबीसीज हैं, हीमोग्लोबिन है। तो यार डिफ्यूजन कैपेसिटी ये होती है कि कौन सी गैस कितनी जल्दी डिफ्यूज कर सकती है इस पल्मोनरी मेम्ब्रेन के क्रॉस, सही है, कितनी जल्दी कर सकती है, फिर कितना ज्यादा कर सकती है। तो अब ये मैटर करता है, गैस टू गैस वेरी करती है। अगर बाकी कंडीशंस नॉर्मल रखी जाए ना, तो सबसे ज्यादा जो डिफ्यूजन कैपेसिटी होती है ना, वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, सबसे ज्यादा जो होती है उसके। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड नॉर्मली आपकी बॉडी में नहीं पाई जाती है ना, लेकिन हम लोग, अगर आपको याद हो, DLCO टेस्ट करवाते हैं, DLCO, तो हम लोग इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की डिफ्यूजन कैपेसिटी ही चेक करते हैं। और इस टेस्ट को करवाने का मकसद ये होता है कि देखो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, उस वो तो सबसे अच्छी उसकी डिफ्यूजन कैपेसिटी है, ऐसे ही है। तो जो अगर अच्छा डिफ्यूज कर पा रही है, इसका मतलब है मेम्ब्रेन्स आपकी ठीक है, और अगर नहीं अच्छा डिफ्यूज कर पा रही है, इसका मतलब है मेम्ब्रेन्स आपकी ठीक नहीं है, आपकी पल्मोनरी मेम्ब्रेन्स ठीक नहीं है। जिस तरह कि लेट्स सपोज बंदे को पल्मोनरी फाइब्रोसिस हुई है ना, तो उसमें DLCO का लेवल कम हो जाता है क्योंकि डिफ्यूज नहीं कर पा रही होती। तो आपको कम CO ब्लड में जाती है। वही अगर आप नॉर्मल हो तो उसमें ज़्यादा जाएगी, तो आपकी डिफ्यूजन कैपेसिटी COLO की ज़्यादा ही आएगी। तो ये हम यूज़ करते हैं इस वजह से ही। मोस्ट क्या चीज़ है ये? मोस्ट फास्टेस्ट है जो डिफ्यूज कर सके बॉडी की। उसके बाद अपने पास CO2 आ जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन आ जाती है। जो CO2 है ना, वो 20 टाइम्स फास्ट ज़्यादा डिफ्यूजन कैपेसिटी है ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन की आ जाती है। अब ये डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शंस हैं, यहाँ उसने लिखा है मैक्सिमम डिफ्यूजन कैपेसिटी किसकी है। अगर तो ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो आंसर वही बेस्ट है, अगर वो ना हो तो फिर आपने कार्बन डाइऑक्साइड लगाना है। फिर हमारे पास आ गया कि यहाँ इन्होंने पता नहीं क्या ही बात बताई हुई है
ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट थ्रू प्लेसेंटा वाया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सही है, क्योंकि लार्जर मॉलिक्यूल है तो वैसे नहीं पास कर सकता, इसको चैनल चाहिए होते हैं। टार्ट हीमोग्लोबिन या टी स्टेट हीमोग्लोबिन हैज रिड्यूस्ड एफिनिटी ऑफ फॉर ऑक्सीजन। टी स्टेट हीमोग्लोबिन जो है ना, ये टेंशन हीमोग्लोबिन होती है। जो हीमोग्लोबिन है उसके दो स्टेट्स हैं, एक होता है रिलैक्स स्टेट, दैट वाज ये हीमोग्लोबिन है, इसका रिलैक्स स्टेट है, और ये वाली हीमोग्लोबिन इसका टार्ट स्टेट है। अब जब देखो जो रिलैक्स स्टेट होता है ना, उसमें वो ऑक्सीजन, जब बंदा रिलैक्स होगा वो फिर ऑक्सीजन को कर सकेगा, लेकिन जो टाइट होगा, ऐसे कंप्रेस होगा, वो ऑक्सीजन के साथ उसकी एफिनिटी कम हो जाएगी। सही है, तो हम लोगों को पता है कि हमें हमें हम लोग इस बात का पता है ना कि जो टिश्यूज में जब जाती है हीमोग्लोबिन, तो वहां जाके वो ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। उसकी वजह यही होती है, एक्चुअल मैकेनिज्म पीछे यही होता है कि जब आप टिश्यूज में जाते हो, वहां जो कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होना, कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होना, पीएच का कम होना, या फिर हमने क्या और क्या चीजें पढ़ी थी, टेम्परेचर का ज्यादा होना, तो ये सारी चीजें क्या है, ये हीमोग्लोबिन को शिफ्ट करती है उसके टार्ट स्टेट में। एज ए रिजल्ट उसकी ऑक्सीजन से एफिनिटी कम हो जाती है और वो ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं टिश्यूज में। और वही हीमोग्लोबिन जब लंग्स में आती हैं, तो लंग्स उसको रिलैक्स करते हैं। वो बेचारा कहता है यार बड़ा खप के आए हूँ, वो आके लंग्स उसको रिलैक्स करते हैं, उसको रिलैक्स स्टेट में लेके आते हैं। वो कैसे लेके आते हैं, जब CO2 का लेवल कम हो, जब पीएच ज्यादा हो, जब टेम्परेचर ज्यादा कम हो, तो ऐसे में वो रिलैक्स स्टेट में आता है और ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं। सही है, और अगर याद हो आपको, मैंने आपको ये भी बात पढ़ाई थी, जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है, उसमें मैंने आपको बताया था जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एक जगह पे बाइंड करती है CO2 को, लेकिन उसको ना हीमोग्लोबिन के, लेकिन उस हीमोग्लोबिन को एक जगह बाइंड करके वो शिफ्ट कर देती है उसके स्टार्ट स्टेट में। सही है, नहीं सॉरी, उसकी उसे शिफ्ट कर देती है उसके रिलैक्स स्टेट में, रिलैक्स स्टेट में शिफ्ट कर देती है। एज रिजल्ट क्या होता है, जब ज्यादा रिलैक्स स्टेट में शिफ्ट कर देती है, एज रिजल्ट क्या होता है, जो ऑक्सीजन बाइंड होती है ना, वो हीमोग्लोबिन बहुत स्ट्रांगली बाइंड कर लेता है, उसको रिलीज नहीं करता, टिश्यूज में जाके भी रिलीज नहीं करता जहां जरूरत होती है। तो ये उसके पीछे भी यही स्टोरी होती है। सही है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलैक्स स्टेट में रखती है हीमोग्लोबिन को, और फिर वो अच्छे से बस बाइंड करके छोड़ते नहीं है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कहीं ट्रांसपोर्ट शिफ्ट नहीं करता। अच्छा, फिर अपने पास आ गया कि डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी इंक्रीजेस इन पॉलीसाइथीमिया। यार ये पता है क्या चीज़ है, ये वही है कि आपने एक बंदे का ना DLCO करवाया और उसकी आपको DLCO ज्यादा आया, कम आया वो तो समझ आते हैं, कम आने का हमने मकसद पढ़ा कि उसकी सपोज पल्मोनरी फाइब्रोसिस हुई है तो इस वजह से कम आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा आ गया DLCO, क्या इसका मतलब है उसके लंग्स और भी अच्छे हैं? नहीं नहीं, इसका ये मकसद नहीं, लंग्स तो मतलब एक अच्छे होते हैं, सबके अच्छे ही होते हैं। ज्यादा आ जाने का मतलब है पॉलीसाइथीमिया एक रीजन हो सकती है कि अगर लेट सपोज जो ब्लड रन है इसमें ज्यादा हो ना, हीमोग्लोबिन ज्यादा हो, या उसके अलावा इसका अगर फ्लो भी ज्यादा हो, तो ऐसे केसेस में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, जल्दी डिफ्यूज करती है, और भी जल्दी डिफ्यूज करती है, क्योंकि फ्रेश ब्लड आ रहा होता है फौरन फौरन, तो वो ग्रेडियंट मेंटेन रहता है और जल्दी जल्दी जाती रहती है। इसी तरह अगर हीमोग्लोबिन ज्यादा है, उठाने वाले ज्यादा है, तभी वो ज्यादा चली जाती है, तो एज ए रिजल्ट आपको DLCO की रिपोर्ट आपकी ज्यादा आती है। तो ये डिफ्यूजन कैपेसिटी ऑफ pulmonary capillary increases in, यहाँ ये मुराद है एक्चुअली, पॉलीसाइथीमिया में ज्यादा आती है DLCO की रिपोर्ट। थर्मल डिफ्यूजन कैपेसिटी, ट्रांसफर ऑफ अमाउंट ऑफ हीट। अच्छा, सही है। मोस्ट कॉमन कैंसर रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, ओवरऑल दुनिया में मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा है? लंग कैंसर है। लंग कैंसर मोस्ट कॉमन का कैंसर की वजह से जो डेथ होती है ना, वो भी लंग कैंसर की वजह से डेथ होती है मोस्ट कॉमन। बाकी हमारे पास देख लेते हैं, ये सारे उसमें लिखे हुए हैं, पता है स्मोकिंग जो है वो मोस्ट नंबर 1 मैंने को बताया था रिस्क फैक्टर है। फिर आपको रेडोन गैस बताई थी, जो नॉन स्मोकर्स होंगे उनमें रेडोन होगी। मेसोथेलियोमा में आपने एस्बेस्टोसिस का लाजमी सोचना है, वो सारा हम डिस्कस करके आए हैं, प्रेजेंटेशन हमें पता है क्या होती है। हम लोग चलते हैं, बाकी आपको पैनकोस ट्यूमर का पता है। पैनकोस ट्यूमर क्या होता है कि जो अगर एपिकल एरिया पे हो ना, और जो ये क्या कहते हैं उसे, ट्यूमर हो, और वो उधर सिंपैथेटिक चेंज को इन्वॉल्व कर ले, तो उस सर्वाइकल सिम्पथेटिक चेंज को तो हॉर्नर सिंड्रोम हो जाते हैं। और स्पीयर वेना कैवा सिंड्रोम भी हो सकता है अगर वेना कैवा को इन्वॉल्व कर ले, फिर कंजेशन हो जाती है इसमें फेस की। तो पैनकोस ट्यूमर मेनली सीन इन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा अब हम लोग पढ़ेंगे लंग कैंसर, उसमें आपको पता है कौन कौन से होते हैं हमारे पास। एक होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, एक होता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा,
ये दोनों ही ज़्यादा कॉमन है और ये दोनों ही स्मोकिंग से एसोसिएटेड है, दोनों ही स्मोकिंग से एसोसिएटेड है। उसके अलावा कुछ पढ़ेंगे नो सेल कार्सिनोमा, वैसे ये पढ़ेंगे नहीं, लेकिन ये होते हैं इसमें, जिस तरह के एडिनोकार्सिनोमा और लार्ज सेल कार्सिनोमा। लार्ज सेल कार्सिनोमा तो ये अपने पास आते हैं, लेकिन हमें डिस्कस नहीं करने, हमारे लिए जो मेजर कंसर्न है ना वो ये दो हैं, स्क्वेमस सेल और स्मॉल सेल कार्सिनोमा। अच्छा, तो जो पैनकोस ट्यूमर है उसकी एसोसिएशन है स्मॉल सेल के साथ। हॉर्नर सिंड्रोम होता है पैनकोस ट्यूमर में, और हॉर्नर सिंड्रोम में क्या चीज पाई जाती है कि पार्शियल टोसिस हो जाती है आंख की, क्योंकि सिंथेटिक सप्लाई नहीं आ रही होती ना, राइट, एक साइड पे फेस के। ये कहते हैं इंटरप्शन इंटरप्शन टू सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन से हॉर्नर सिंड्रोम होता है, जिसकी वजह से ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो जाती है उस अफेक्टेड साइड पे। मोस्ट लाइकली प्राइमरी फैक्टर ऑफ मेटास्टेटिक लंग कैंसर शीट्स ऑफ क्लियर सेल्स मिल रहे हैं। अगर कहें ना कि ऐसे मतलब ये सिनेरियो है, तो इसमें ये आरसीसी रीनल सेल कार्सिनोमा है, उसकी जो क्लियर टाइप है ना, जो मोस्ट कॉमन टाइप है क्लियर, वो है, उसकी वो मेटास्टाइज की है, और उसमें ना शीट्स ऑफ क्लियर सेल्स मिलती हैं आपको। ये कहता है कि 45 ईयर ओल्ड हेल्दी वुमेन है, रूटीन चेकअप पे आई थी, उसके एक्सरे पे पेरिफेरल 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर कोनियन है, और राइट मिड लंग फील्ड पे बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्टिंक्शन। हाँ, न्यूप्लेजिया से कैसे आप डिफरेंशिएट करते हो ग्रैनुलोमा को, कि न्यूप्लेजिया में ऑटोनोमस ग्रोथ होती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। फिर आ गया कि एक्टोपिक थायराइड हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लेरिंक्स। यार ये पता नहीं, अब मुझे कोई ऐसी नहीं मिली कि स्क्वेमस ऑफ सेल ऑफ कार्सिनोमा की कोई भी एसोसिएशन हो एक्टोपिक थायराइड हार्मोन में। मे भी कोई बहुत रेयरली काज कर सकता हो, लेकिन एज सच कुछ पूछने वाली बात नहीं है ये, तो इसको अपने एज सच एज इट इज याद कर लेना अगर आपको कोई सही अच्छा सोर्स नहीं मिलता। स्मॉल सेल कार्सिनोमा, अब हमारे पास है पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स, जो है ना स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, पहले उसको देख लेते हैं, उसका एक ही है, वो है पैराथायराइड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, तो वो हाइपरकैल्सीमिया काज करवाते हैं। जो है स्मॉल सेल कार्सिनोमा, इसके मल्टीपल है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा एसीटीएच भी प्रोड्यूस करता है, और ये क्लासिकल है इसके साथ, क्लासिकल मतलब बड़ा ज्यादा इसकी एसोसिएशन है स्मॉल सेल कार्सिनोमा। अभी आप देखोगे भी आगे एमसीक्यूज में, ऐसे ये डिच भी कर सकता है, और लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम, लैम्बर्ट ईटन माइस्थीनिया ग्रेविस जो होता है वो भी क्लास कर सकता है। तो स्मोकिंग किसके साथ रिलेटेड है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के साथ भी इसकी हाई एसोसिएशन है, और स्मॉल सेल के साथ भी एसोसिएशन है। एट अटोप्सी 60 साल, यार इसकी मुझे समझ नहीं आई थी, इसको आपने ना डिस्कस करके मुझे समझाना है। अब अपने पास आ गया 55 साल का बंदा है, सिगरेट स्मोकर है, 40 पैक ईयर्स की हिस्ट्री है, और उसको देखो खून भी आ रहा है बलगम में, मतलब कैंसर ही है उसको, और साथ में पेरिफेरल लंग लोब पे आपको मास मिल गया, स्मॉल सेल्स मिल रहे हैं, हिस्टोलॉजी पे क्या मिल रहे हैं, स्मॉल सेल्स, मतलब स्मॉल सेल कार्सिनोमा है। तो ऐसी कौन सी फाइंडिंग है जो कि आपको बता सकते हैं कि ये लंग डिजीज एज ए कंसिक्वेंस हो सकती है। तो उसने क्या, सीरम सोडियम ऑफ 113 मिली मोल पर लीटर, पता है क्या चीज है, ये ना स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, और ये ऐसा ही एडीएच प्रोड्यूस करे, ऐसा ही एडीएच, मतलब सॉरी ऐसा ही एडीएच काज करे, एडीएच प्रोड्यूस करे, और एडीएच में क्या होता है आपको पता है, वाटर फ्री वाटर रिटेंशन होती है, फ्री वाटर रिटेंशन होती है, जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, और हाइपोनेट्रीमिया ही तो हो रहा है इस बंदे को, सही है। तो ये ऐसे ही एडीएच का फीचर है, हाइपोनेट्रीमिया ड्यू टू फ्री वाटर रिटेंशन। बाकी उसने कुछ बोन के फीचर्स भी लिखे हुए हैं, एक्चुअली मेटास्टाइज कर चुका है ये बोन्स में। फिर आ गया कि पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम, जो कि वन ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर्स एग्जिबिट करता है, वो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा है। Which of the following is associated with paraneoplastic syndrome, small cell lung carcinoma। फिर अपने पास आ गया कि एक 60 साल का बंदा है, 90 पैक ईयर की हिस्ट्री है, और बलगम में खून भी आ रहा है, पफिनेस है फेस की, पेडल एडिमा है, ब्रूजिंग ऑफ स्किन है, कुछ कुशिनोइड फीचर्स आ गए, सही है, बीपी भी ज्यादा, कुशिनोइड फीचर्स आ गए, और अपर लंग लो पे मास भी है। और जब आपने स्टेनिंग किया तो ट्यूमर, तो आपको ये देखो स्मॉल सेल एनाप्लास्टिक और सेल्स, ये जो ये सारे ना स्मॉल सेल के नाम है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, स्मॉल सेल एनाप्लास्टिक कैंसर, या फिर आप कह लो कि ओट सेल कार्सिनोमा, ये सारी स्मॉल सेल कार्सिनोमा ही है। उसने खुद बता दिया, डायरेक्टली नहीं बताया, लेकिन उसने खुद बता दिया कि स्मॉल सेल कार्सिनोमा है उसे। बोन स्कैन में कोई मेडिसिन नहीं गई अभी तक, और ट्यूमर सेल इज लाइकली पॉजिटिव फॉर एसीटीएच। हमने पढ़ा ना कि एसीटीएच भी प्रोड्यूस करता है, मैंने कहा था क्लासिकल है इसके साथ, तो वो चीज आ गई। फिर अपने पास है लंग कार्सिनोमा, जो कि हार्मोन लाइक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, वो कौन सा है, स्मॉल सेल, ठीक है।
और स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा इज लाइकली टू बी पॉजिटिव फॉर ACTH, एक्टोपिक प्रोडक्शन ऑफ ACTH। ये हमारे पास हो गया। चलिए